भाई लोग, पहले एक इम्पॉर्टेंट बात। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो लाइक जरूर करना। इससे नेक्स्ट वीडियोस लाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा और मैं जल्दी से जल्दी न्यू वीडियोस लाऊंगा। और नेक्स्ट वीडियोस का अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो। न्यू चैनल है बट क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। थैंक्स। अब चलो शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। चैप्टर 968 डिसेंडिंग सेंट। कपड़े से बनी गुड़िया ने अपनी बेजान आंखें घुमाईं और फिर धीरे धीरे सीधी खड़ी हो गई। उसने उस हिस्से की ओर देखा जहां लाल सा चांदनी नहीं पहुंच पा रही थी। वहां मोटा गाल वाला आदमी और बाकी के कल्टिस्ट्स चुपचाप खड़े थे, पर इस पल उन्होंने अपने सर झुकाए, दोनों बाजू उठाए जैसे प्रार्थना कर रहे हों और बड़े श्रद्धा से रेवलेशन सुन रहे हों। 2-3 सेकंड बाद कपड़े वाली गुड़िया बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई। जैसे ही वो अपना बिना जीभ वाला मुंह खोलकर एक ऐसी आवाज निकालने वाली थी जो उसके बॉडी की नहीं लगती, तभी उसकी हर हरकत अचानक सुस्त हो गई, जैसे कोई बहुत ज्यादा जंग लगा रोबोट। कल्टिस्ट्स के बीच छुपा हुआ क्लेन एक अजीब सा स्पिरिचुअल धागा डॉल से निकलते देख चुका था। बिना देरी किए उसने उसको कंट्रोल करना शुरू कर दिया। दीवार लैंप से रोशन कमरे में लाइट्स एकदम मंद पड़ गईं। कर्व आंखों और मुस्कान वाली वो गुड़िया, जो अब तक जैसे किसी अदृश्य स्केलेटन से संभाली जा रही थी, एकदम ढही और मेज पर गिर पड़ी, बिल्कुल निश्चल। 1000 मीटर दूर झिलमिलाती स्ट्रीट लाइट्स के पास क्लेन ने स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स का कंट्रोल खो दिया। डॉल के सहारे उतर रही शक्ति उसकी रेंज से 2 सेकंड में बाहर निकल गई। वुश! तेज काटने वाली ठंडी हवा ने कमरे को झकझोर दिया। कारपेट को किसी अदृश्य ताकत ने खींचा और मोटा गाल वाला आदमी और ज्यादातर कल्टिस्ट्स लुढ़क कर गिर पड़े। सिर्फ भेष बदला क्लेन ही समय पर कूद गया और बचा। विनर एन्जो कारपेट के किनारे एकदम स्थिर खड़ा था, जैसे कुछ उस पर असर ही नहीं करता। वुश! सर्दी की हवा के साथ कारपेट लपेटकर कुछ कल्टिस्ट्स को कसकर बांध लिया। उनकी नाक और मुंह दबा दिए, जैसे उन्हें घोटने की कोशिश हो। टेबल पर रखे फाउंटेन पेन्स के ढक्कन खुद ब खुद उड़े और पेन्स बिजली की तरह आगे बढ़े, मोटा गाल वाले आदमी की गर्दन में घुसते गए। एक भी जगह खाली नहीं छोड़ी। एक लकड़ी की कुर्सी धमाके से फटी और उसके टुकड़े बचे हुए कल्टिस्ट्स पर बरस पड़े। दीवार के पास वॉल लैंप का पाइप फटा और गैस से तीखी सी सीटी जैसी आवाज निकली। सोफा पर बिछी कपड़ा अचानक उठकर एक चोगा जैसा बन गया और ट्रेन कंडक्टर के गले में लिपटकर कसने लगा। नीचे के कुछ फ्लोर टाइल्स ऊपर उड़े और नीचे से कल्टिस्ट्स को चीर दिया। पूरे कमरे की हर चीज जैसे एकदम जिंदा होकर सब कुछ मार डालने पर तुली हो। क्लेन बचने की कोशिश में था, पर उसकी शर्ट, पैंट, बेल्ट, कोट और हैट जैसे खुद जिंदा हों। सबने मिलकर उसको एक जगह जकड़ लिया। उसने तुरंत मुंह खोला और एक आवाज निकाली, पा। उसने उंगली चटकाने की आवाज इमिटेट की थी। लाल आग उसके कपड़ों से फूट पड़ी, उसके आसपास लपटकर सब बंधन जला दिए। इसी पल दूसरे सोफा का कपड़ा भी उठा, जैसे किसी अदृश्य शरीर को ढाक रहा हो। ये दृश्य क्लेन की आंखों में पड़ते ही वो कांपकर कठोर हो गया। उस पर एक ईविल स्पिरिट सवार हो चुकी थी। पहले उठी फ्लेम्स अब भी जल रही थीं, वो उसके कपड़े और फ्लैश को खा गईं और क्लेन एक स्याह कागज की पुर्जा जैसा हो गया। उस काले कागज के पीछे पंखों जैसे पैटर्न्स थे, बिल्कुल अवास्तविक। ये आर्टिफिशियल डेथ से बिगड़ा हुआ पेपर फिगरीन था। क्लेन जानता था कि डॉल के म्यूटेट होने की 2 ही वजह हो सकती हैं। या तो वो झूठा गॉड आसपास ही हो, कल्टिस्ट्स की मौत डिटेक्ट कर चुका हो और जानबूझकर उतरा हो ताकि किसी को फंसाए, या फिर डॉल को यूज करने वाला कोई गुप्त अस्तित्व हो जो पूजा फेल होने से अनजान हो और समय पर उतर आया हो अगला रेवलेशन देने। और दोनों सिचुएशन में सिर्फ खतरा ही खतरा था। क्लेन बिना तैयार कैसे होता? उतरने और हड्डी जैसी पकड़ के संकेत उसने पहले ही देख लिए थे। इसलिए क्लेन ने आर्टिफिशियल डेथ से करप्ट म्यूटेटेड पेपर फिगरीन को आयरन सिगार केस में रख दिया था और अपने मैरिनेट का लेवल साधारण इंसान जैसा रखा था, ताकि वो गॉड उसी को अपना शिकार समझे। अब कल्टिस्ट्स के पूजा वाले गॉड का निशाना क्लेन नहीं, बल्कि डेथ पेपर फिगरीन था। लाल लॉ ने उस काले फिगर को घेरा और वहां एकदम से पीला सा रंग फैल गया, हल्का सा गहरा हरा भी। एक दर्द भरी कराह निकली और एक पारदर्शी परछाई खिड़की के पास से झपक कर निकल गई। इसी के साथ कमरे में सारी जिंदा चीजें ढहकर बेजान हो गईं। विनर एन्जो के आसपास बस आग घूम रही थी। इस वक्त सदर्न कॉन्टिनेंट के उत्तरी बंदरगाह शहर में लोग अपने घरों में आराम से थे। उन्हें पता भी नहीं चला कि उनकी खिड़कियों और वॉल लैंप्स की रोशनी एक पल के लिए मंद पड़ी और फिर नॉर्मल हो गई। फायरप्लेस की आग कभी तेज कभी धीमी होती गई। किचन के जले हुए टुकड़े कभी जल उठते, कभी बुझ जाते।
उस कमरे की खिड़कियां सबसे ज्यादा डिम हो रही थीं, पर वहां बैठे प्राइमोडियल मून के भक्त बिना कुछ नोटिस किए प्रार्थना में लगे थे। पता नहीं कितनी देर बाद लाल चांदनी हल्का सा तेज हो गई, जैसे पूरे शहर को एक लाल चादर मिल गई हो। फिर सब नॉर्मल हो गया और एक सिल्वर कैंडल पर लाल लौ भड़की। इसी आग में से विनर एंजो बाहर निकला और पल भर में उसका रूप बदलकर गैरमिन स्पैरो हो गया। जब लाल चांद की चमक बदली थी, क्लेन ने अपना टारगेट गवा दिया था। वो न सिर्फ रेत पाथवे के हाई सीक्वेंस पावर्स रखता था, बल्कि लाल चांद की शक्तियां भी उधार ले सकता था। दोनों में से एक पावर सिर्फ सील्ड आर्टिफैक्ट या किसी बहुत पावरफुल मिस्टिकल आइटम से ही आती है। क्लेन ने अंदर ही अंदर ये निष्कर्ष निकाला। डॉल में उतरा वो डेमीगॉड जो डेथ पेपर फिगरीन से करप्ट हो चुका था। उसने सोचा था कि वो आसानी से दुश्मन को खत्म कर देगा, पर सामने वाला बहुत ज्यादा शक्तिशाली और अनप्रिडिक्टेबली बहुमुखी निकला। बस एक बात तय थी, वो कोई एंजल नहीं था, उसकी शक्ति एंजल से बहुत नीचे थी। इस सोच के साथ क्लेन डाइनिंग रूम से निकलकर एक्टिविटी रूम में आया। वहां कुछ बिलीवर्स प्राइमोडियल मून को प्रार्थना कर रहे थे। स्टीम लोकोमोटिव वाले कल्टिस्ट्स के अलग, ये लोग जानते थे कि वो किसे पूज रहे हैं। ये शायद पैरिश के फॉर्मल सदस्य थे। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, क्लेन आराम से अंदर बढ़ा। जैसे ही उन्होंने उसको देखा, सब घूमकर उसकी ओर देखने लगे। बिजारो सॉर्सरर की इल्यूजन शक्ति ने उन्हें गैरमिन स्पैरो को एक उतरा हुआ ओरेकल दिखा दिया। उन्हें उसके सर के पीछे एक चांद की चमक दिख रही थी। सब डरते डरते घुटनों पर गिर पड़े। क्लेन सीधे पूछ बैठा, पिछली बार तुम्हारे सामने कौन सा सेंट उतरा था? एक बिलीवर थोड़ा चौंका पर आदर से बोला, ओरेकल, वो शामन किंग क्लारमन था। शामन किंग क्लारमन, नाम जाना पहचाना। हाँ, बुक ऑफ सीक्रेट्स का लेखक। पर वो तो 1000 साल पहले का आदमी है। नॉर्मल पाथवे के सेंट्स इतना नहीं जी सकते। क्या वो रोज स्कूल में शामिल होकर भी प्राइमोडियल मून को मानता है? क्या कोई रिचुअल से जिंदा है, या उसकी सीक्वेंस ही लॉन्ग लाइफ देती है? क्लेन के दिमाग में नाम क्लारमन की पूरी हिस्ट्री घूम गई। बंदर के पास एक शिप एंकर्ड थी। हल्की चांदनी कैबिन में गिर रही थी। काले और सफेद स्ट्रीक्स वाले बाल, खून भरी आंखों वाला एक बूढ़ा आदमी शीशे से बाहर निकला, क्रिम्सन पैटर्न्स वाला काला चोगा पहने हुए। उसके हाथ की स्किन पर बढ़े हुए पोर से सफेद पंख निकले हुए थे, जो पीले तेल से भीगे हो रखे थे। उसका चेहरा दर्द से बिगड़ा हुआ था। वो बिस्तर पर बैठा, हाथ जोड़े, सिर झुकाकर मन ही मन जपने लगा। उसकी पेशानी धीरे धीरे फट गई। बीच में एक लाल पूरा चांद उगाया। चांद की रोशनी ने बुड्ढे को ढक लिया और उसके पंख सिमटकर गायब हो गए। तभी उसका पेट एकदम फूल गया, जैसे लिक्विड भरा हो। एक झटके में उसकी स्किन और कपड़े फट गए और सफेद पंखों से लिपटी एक गीली लाल मांस डेक पर आई। कुछ देर तड़पकर वो सड़कर मर गई। डेथ का ब्लेसेड। पर डेथ तो अब नहीं है। सुबह सुबह चर्च ऑफ स्टॉर्म्स के मैंडेटेड पनिशर्स को नई जानकारी मिली। स्टीम लोकोमोटिव के स्टाफ की रहस्यमयी मौत का सुराग मिल गया था। लॉस्ट कंडक्टर, ड्राइवर और कुछ शक्की लोग मिल गए। ज्यादा देर नहीं लगी। पनिशर्स ने सुराग फॉलो किया और उन सबको ढूंढ लिया। सब एक इमारत के बाहर एक लाइन में लटकाए गए थे। ये सीधी चुनौती है, कैप्टन गर्जा। पर जब उन्होंने बॉडीज उतारकर एक्टिविटी रूम में जांच की, तो पता चला कि ये सब लोग प्राइमोडियल मून की पूजा में लगे हुए थे। एक बहुत ही घिनौना रिचुअल कर रहे थे। सबको पकड़ो, कैप्टन ने आदेश दिया। प्राइमोडियल मून के डिवोटीज होश में आए और विरोध किया, पर जल्दी दबा दिए गए। कुछ मरे, कुछ घायल। कैप्टन ने कमरा देखा और हैरान होकर बोला, इन्होंने दरवाजे पर लटके हुए लाशों को देखा भी नहीं। रीडर पाथवे का एक सदस्य बोला, शायद उन लाशों को इसलिए लटकाया गया था ताकि हम यहां आएं और जांच करें। कैप्टन ने शांत होकर सोचकर बोला, कौन सी चर्च का डेमीगॉड यहां से गुजरा था? बैकलैंड, वेस्टबरो, ओडोरा परिवार की हवेली। एमलिन वाइट, जिन्हें बुलाया गया था, टोपी और कोट उतारकर एक्टिविटी रूम में जाकर इंतजार करने लगे। कमरे में और भी कुछ सैंग्विन सदस्य बैठे थे, जिन्हें किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने के लिए नाम लेकर बुलाया गया था। एमलिन ने चारों तरफ देखा और एक सीट चुनकर बैठ गए, उस आदमी के बगल में जिसकी नाक इतनी ऊंची थी कि लगभग विकृत लगती थी। उसकी कटे जैसी शक्ल पर भूरे बाल और लाल आंखें थीं। वो हाथ में एक कॉमिक पकड़े बिना ध्यान पढ़ रहा था। ये वही सैंग्विन था जिसने एमलिन को डेलायर फॉरेस्ट के प्राचीन छोड़े हुए किले की जानकारी दी थी। उसका नाम था अर्नेस्ट बोयार, एक वाइस काउंट। एमलिन आने वाले दिनों में इस वाइस काउंट से मिलने का सोच रहे थे, लेकिन यहां अचानक आमना सामना होने की उम्मीद नहीं थी। कुछ सोचकर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, योर लॉर्डशिप, मैं जानना चाहता हूं कि आपको डेलायर फॉरेस्ट के प्राचीन छोड़े हुए किले की जानकारी कहां से मिली? क्यों, क्या तुम्हारे क्लाइंट ने कहा कि वहां एंशिएंट रेत नहीं था? अर्नेस्ट ने कॉमिक हटाकर एमलिन को देखा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं।
एमलिन ने कोई सफाई नहीं दी और जिद के साथ फिर पूछा, मैं बस सोर्स के बारे में जानना चाहता हूं, ये सीधी बात नहीं लगती। अर्नेस्ट ने कॉमिक बंद की और हल्का सा सिर हिलाया। ये कोई राज नहीं है, मुझे यह जानकारी लॉर्ड निब्स से मिली। सच कहूं तो मैंने पहले कभी इसके बारे में नहीं सुना था। डेलायर फॉरेस्ट में इतना पुराना किला होना मुझे कल्पना जैसी बात लगता है। लॉर्ड निब्स। एमलिन के मन में कई बातें उठीं। ये भी कोई टेस्ट है, लेकिन इतना खतरनाक टेस्ट जिसे खत्म करने के लिए मिस्टर फूल को खुद दखल देना पड़ा। एमलिन का माथा हल्का सिकुड़ा और उन्होंने पूछा, योर लॉर्डशिप, फिर आपने उस एंशंट कासल की खुद जांच क्यों नहीं की? मुझे याद है कि आप आर्कियोलॉजिस्ट हैं और एक्सप्लोरेशन से एंशंट रेत के बियॉन्डर इंग्रेडिएंट्स भी मिल जाते। अर्नेस्ट ने कहा, लॉर्ड निब्स ने कहा था कि यह बहुत खतरनाक है, स्तर का न हो तो पास नहीं जाना चाहिए। एमलिन का मुंह खुला रह गया, चेहरा सुन्न हो गया। उन्होंने गुस्सा रोकते हुए दबे स्वर में पूछा, तो आपने मुझे चेतावनी क्यों नहीं दी? अर्नेस्ट हंस पड़ा। क्या यह साफ नहीं था? अगर किसी जगह बियॉन्ड अ क्रीचर मौजूद हो और हमें सैंग्विन को मालूम भी हो, तो वो जगह सिर्फ खास वजह से ही अब तक बची होगी। एमलिन चुप रह गए। अर्नेस्ट ने आगे कहा, सामान्य तर्क ये होगा कि डेलायर फॉरेस्ट में एंशिएंट रेत मौजूद हो सकता है। कुछ लोगों ने उसे देखा होगा, पर वो उसकी असली जगह नहीं ढूंढ पाए। इसका मतलब खोज करना बहुत मुश्किल और समय खाऊ है। टाइम की कीमत उसके वैल्यू से ज्यादा है, इसलिए वो आज तक जीवित है। मुझे लगा तुम तुरंत ये बात समझ जाओगे, तुम्हारा क्लाइंट भी। अगर वो आगे बढ़े तो जाहिर है कि उन्हें अपने ऊपर पूरा भरोसा था। एक पल के लिए एमलिन को लगा कि वाइस काउंट अर्नेस्ट की बातों में बहुत दम है। वो कुछ जवाब ही नहीं दे पाए। उन्हें लगा कि गलती उनकी और मिस मैजिशियन की थी, और इसी मूर्खता के कारण वो सीधा खतरे में घुस गई। इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। अगले ही पल एमलिन को शर्म और खुद पर गुस्सा आने लगा, और फिर उन्हें एक और बात समझ में आई। चाहे जानकारी में खतरा हो या ना हो, अर्नेस्ट बोयार को उन्हें यह जरूर बताना चाहिए था कि खतरे का स्तर, प्रकृति और तरीका क्या है। एक्सप्लोरेशन में यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। उसने जानबूझकर नहीं बताया। एमलिन ने निष्कर्ष निकाला। उनकी लाल आंखें संकरी हो गईं, ठुड्डी ऊपर उठा ली। ठीक है, यह समझना आसान था, लेकिन अब मैं उस एंशंट कासल के असली खतरे के बारे में ज्यादा उत्सुक हूं। अर्नेस्ट ने खून जैसे काले रंग की चाय उठाई और एक घूंट लिया। मुझे भी नहीं पता, लॉर्ड निब्स ने कुछ नहीं बताया। एमलिन का चेहरा कस गया। वो कुछ तीखा बोलने ही वाले थे कि अचानक उन्होंने ओडोरा कोज़मी को कमरे में प्रवेश करते देखा, जो उन्हें देख रहा था। एमलिन, मीटिंग का समय हो गया है। जी। एमलिन ने भावनाओं को संभाला और अपना वेस्ट ठीक करते हुए धीरे से खड़े हो गए। सीढ़ियां उतरते हुए वो खुद को रोक न सके और धीरे से पूछा, बैरन कोज़मी, मैं किससे मिलने जा रहा हूं? मुझे उन्हें कैसे संबोधित करना है? कोज़मी, जो एक शालीन मध्य आयु वाले व्यक्ति लगते थे, सच्चाई छुपाई नहीं। गंभीर सम्मान में उन्होंने कहा, ड्यूक ओल्मा। ड्यूक ओल्मा। एमलिन सीधा खड़ा हो गया, दीवार की लाइटों की धातु पर अपना प्रतिबिंब देखने लगा। वे सैंग्विन के 3 प्रमुख ड्यूक्स में से एक थे, कैटेक्लिज्म से भी पहले पैदा हुए एक प्राचीन शक्तिशाली व्यक्तित्व। उनकी उपाधि थी राउंड मून और उम्र 3000 साल से ज्यादा। उन्होंने कभी एंसेस्टर लिलिथ के साथ कदम मिलाया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह सैंग्विन की इतिहास और गौरव का नाम था। कई गुप्त दरवाजों से गुजरकर एमलिन और कोज़मी एक मेटल ग्रे हॉल में पहुंचे। जमीन और दीवारें हरी घास, फूलों और अनाज जैसी चीजों से भरी थीं। पौधों के बीच कीड़ों की आवाजें आ रही थीं। ऐसा लगता था जैसे वे शहर से चलकर किसी गांव में आ गए हों। चारों तरफ जीवन लहरा रहा था। पहली नजर में यह दृश्य सामान्य लगता था, लेकिन ध्यान से देखने पर बहुत कुछ अजीब था। घास की पत्तियों में मुंह जैसे कटाव थे, जिनसे रेशे निकलकर कीड़ों को पकड़ रहे थे। फूल अपने पत्तों को हाथ की तरह उपयोग करके खुद ही पोलन इकट्ठा कर रहे थे। अनाज मोटे थे और कभी कभी भीतर से कराहने जैसी आवाज आती थी। चारों तरफ असंख्य विचित्र कीड़े थे, कुछ के सिर सांप जैसे, कुछ के पक्षी जैसे। जैसे जैसे वे हॉल के मध्य की तरफ बढ़ते, ये चीजें और बड़ी और भयावह लगने लगती थीं। बीच में एक कब्र थी, जिसके चारों ओर मुक्त आत्माएं घूम रही थीं। कोज़मी उस कब्र की तरफ मुड़े और सम्मान में झुक गए। योर ग्रेस, एमलिन वाइट आ गए हैं। गुड आफ्टरनून योर ग्रेस। एमलिन ने अपना यूजुअल घमंड छोड़कर थोड़ा घबराया सा कहा। कब्र के अंदर से एक नर्म शांत वॉइस आई, जो उसकी उम्र का अंदाजा नहीं लगाने देती थी। एक बहुत ही उम्दा यंग सैंग्विन। कोज़मी, तुम अभी के लिए बाहर जा सकते हो। जी योर ग्रेस। कोज़मी झुककर बाहर निकल गया, उस मेटल ग्रे हॉल से जो ताजगी से भरा हुआ था।
एमलिन वहीं खड़ा रहा, उस कब्र के अंदर से आने वाली नर्म आवाज को सुनते हुए। सुबह निब्स ने मुझे बताया कि तुम्हें आर्टिफिशियल वैम्पायर का वो बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक मिल गया है जो वाइसकाउंट टाइटल से मैच करता है। जी, लेकिन वो करप्ट हो गया है और उसे प्यूरिफिकेशन की जरूरत है। एमलिन ने मेंटल करप्शन वाली डिटेल नहीं बताई क्योंकि उसे यकीन था कि सैंग्विन के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं। बैरन कोज़मी ने भी पहले कंफर्म किया था कि प्यूरिफिकेशन पॉसिबल है। ओल्मर ने शांत लहजे में कहा, ठीक है, उस कैरेक्टरिस्टिक को मैं पर्सनली प्योरीफाई करूंगा। सैंग्विन की उम्र लंबी होती है, लेकिन फिर भी हम ग्रो भी होते हैं और पुराने भी। नई जनरेशन्स आती रहती हैं, इसलिए यंग मेंबर्स को नर्चर करना हमारी ज़रूरत है। तुम्हारी हाल की टैलेंट और एबिलिटी ने तुम्हें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बना दिया है, इसलिए मैं खुद तुमसे मिलने आया हूं और तुम्हें टेस्ट दूंगा ताकि तुम्हारी ग्रोथ तेज हो सके। एक्सेलेंट टैलेंट, आउटस्टैंडिंग एबिलिटीज़। एमलिन ने फिर से थोड़ा गर्व से अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई, लेकिन अंदर ही अंदर साए लिया। सही कहा था मिस्टर हैंगमैन ने, टेस्ट, मिशन, इंटरव्यू सब होगा। एमलिन ने आदर से कहा, मैं हमेशा तैयार हूं। अच्छा है, ओल्मर की आवाज़ फिर नरमी से गूंजी। तुम्हारा अगला मिशन है बैकलैंड में छुपे हुए रो स्कूल ऑफ थॉट के महत्वपूर्ण मेंबर्स को ढूंढना। क्लूज बहुत कम है, तुम्हें ज्यादातर इन्वेस्टिगेशन खुद ही करनी होगी। रो स्कूल ऑफ थॉट, एमलिन को टैरो क्लब की वजह से काफी जानकारी थी, लेकिन उसने ये दिखाया नहीं। ओल्मर बोले, प्राइमोडियल मून के कुछ बिलीवर्स को अपनाने के अलावा उनके पास सैंग्विन का एक होली आर्टिफैक्ट भी है। वो आर्टिफैक्ट एंसेस्टर ने छोड़ा था, हमें उसे वापस लाना है। एंसेस्टर का छोड़ा हुआ होली आर्टिफैक्ट? एमलिन ने बिना हिचक बोले, योर ग्रेस, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बैकलैंड में उनके की मेंबर्स को ढूंढ निकालूं। बहुत अच्छा, ओल्मर ने कहा, कुछ इनिशियल जानकारी कोज़मी से ले लेना और वहां से शुरुआत करना। एमलिन के अंदर जोश आ रहा था, लेकिन उसने खुद को शांत रखते हुए पूछा, योर ग्रेस, क्या आप डिलायर फॉरेस्ट वाले एंशिएंट अबैंडन्ड कासल के बारे में जानते हैं? वहां जाना चाहते हो? वो बहुत खतरनाक है। एमलिन ने सीधे पूछा, क्या खतरा है? ओल्मर हल्का सा हंसे, वो एंशिएंट कासल शायद मुझसे भी पुराना है, शायद डिलायर फॉरेस्ट से भी ज्यादा पुराना। किसने बनाया ये नहीं पता, लेकिन अंडरग्राउंड कुछ सील्ड है और वो सील एक इमेंस सीक्रेट छुपाए हुए हैं। कोई भी क्रीचर वहां जाता है तो उसके करप्शन का खतरा होता है। हमने कभी सोचा था कि इसका संबंध अबिस से है, लेकिन जब हमने एक डेविल को अंदर फेंका, वो भी करप्ट होकर पागल और केओटिक हो गया। एमलिन ने मन में सोचा, तो फिर सील खोलकर चेक क्यों नहीं किया? लेकिन उसने जुबान से कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद ओल्मर ने बातचीत खत्म कर दी और एमलिन को जाने दिया। शाम होने तक बैकलैंड पर डार्क क्लाउड्स थे और हल्की बरसात शुरू हो चुकी थी। एमलिन वाइट ने टोपी पहनी हुई थी और वो एक शेल्टर्ड वरांडा के नीचे चलता हुआ वाइसकाउंट अर्नेस्ट बोयार को फॉलो कर रहा था, जो एंटीक शॉप्स में घूम रहा था। एमलिन को गुस्सा था कि अर्नेस्ट ने उसे अधूरी जानकारी दी, इसलिए वो उसे ओडोरा विला से निकलते ही पीछा करने लगा। लेकिन कुछ देर बाद वो खुद कंफ्यूज हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अर्नेस्ट को कैसे हैंडल करे और कितना सख्त सबक सिखाए। चैप्टर 970 टैलेंट एट सोलिसिटिंग डोनेशंस। एमलिन वाइट ने ब्लैंकली अर्नेस्ट बोयार का पीछा करते करते धीरे धीरे अपने थॉट्स छोड़ दिए। उसने वरांडा के पार का एरिया देखा जहां बारिश और तेज हो रही थी। मन में आया, अर्नेस्ट को कैसे पनिश करूं? भले ही उसने ऑर्डर्स फॉलो किए हों या क्यू डे काम किया हो, फिर भी ये काम डिस्पिकेबल था। लॉर्ड निब्स, फिलहाल उसके पास एबिलिटी नहीं थी, पर वेट, एक दिन जब मैं मार्किस या ड्यूक बन जाऊंगा तब डेफिनेटली उसका हिसाब चुकता करूंगा। मिस मजिशियन ने एंशिएंट अबैंडन्ड कासल की एक्सप्लोरेशन कंप्लीट कर ली थी। एमलिन को नहीं पता था कि लॉर्ड निब्स ने एरिया मॉनिटर करने के लिए सैंग्विन भेजे थे या नहीं। उसकी टोन, डिस्क्रिप्शन और मिस्टर फूल के फीडबैक से लगता था कि शायद कोई मॉनिटर नहीं था। क्या लॉर्ड निब्स ने एंशिएंट कासल के पास कोई सैंग्विन नहीं भेजे? पर ऐसे टेस्ट का क्या पॉइंट था? या फिर कोई प्रॉब्लम के कारण उन्हें मिस हो गया? सोच विचार में एमलिन ने महसूस किया कि उसे अर्नेस्ट बोयार को पनिश करने का प्लान डिस्कस करने के लिए किसी को कंसल्ट करना चाहिए। उसके पास एक्सपीरियंस कम था। सबकॉन्शियसली सबसे पहला कैंडिडेट जो उसके दिमाग में आया वो था द हैंगमैन। टैरो क्लब का ये सीनियर मेंबर एक्सपीरियंस से भरा था और रिलायबल था, कभी डिसअपॉइंटेड नहीं करता। पर कुछ सेकंड्स के हेजिटेशन के बाद एमलिन ने ये चॉइस डिस्कार्ड कर दी, क्योंकि ये मामला सैंग्विन के इंटरनल टेस्ट से जुड़ा था। आंसर आने से पहले टैरो क्लब मेंबर्स से कंसल्ट करना उसकी प्राइड और सैंग्विन के ओवरऑल इमेज को हर्ट करता। इसी रीजन से उसने द वर्ल्ड को भी एलिमिनेट कर दिया। ऑफ कोर्स उसको पता था कि द वर्ल्ड क्या सजेस्ट करेगा, किल हिम। इतना भी जरूरी नहीं, एमलिन ने मन में कहा। अर्नेस्ट बोयार का पीछा करते हुए उसने रियल वर्ल्ड के कैंडिडेट्स को एक्सपैंड करना शुरू किया।
पर जल्द ही उसे रियलाइज हुआ कि उसके पास चूज करने के लिए कोई नहीं था, लगभग 0 फ्रेंड्स। पेरेंट्स को छोड़कर जो सैंग्वीन थे, बस 2-3 लोग माइंड में आए। वो थे हार्वेस्ट चर्च के फादर उत्रावस्ती और डिटेक्टिव शर्लॉक मोरियार्टी, जिनके पास मिस्टीरियस बैकग्राउंड और बहुत सारी मीन्स थीं। शर्लॉक बैकलैंड छोड़कर वापस नहीं आया। सिर्फ फादर उत्रावस्की को ही कल कंसल्ट कर सकता हूं, पर डायरेक्ट नहीं कर सकता। एमलिन ने जल्दी डिसीजन लिया। अर्नेस्ट बोयार जो वॉच शॉप में घुसा, उसके पीछे से एमलिन कैरेज की तरफ चला गया। कैरेज में बैठकर उसने व्हील्स घूमते हुए फील किया, कैजुअली विंडो के बाहर देखा और बारिश के ड्रॉपलेट्स को ग्लास पे गिरते हुए देखा, जो ट्रेल्स बना रहे थे। ब्लर्ड विजन में कैरेजेस आगे पीछे चल रही थीं। ऑड्री ने कैरेज के बाहर रेनी सीन से नजर हटाकर अपनी लेडीज मेड एनी को देखा और स्यूजी से साइलेंटली कम्युनिकेट किया। उसकी आंखों का लुक, एक्सप्रेशन और सटल बॉडी लैंग्वेज कह रहा था, वेयर ऑलमोस्ट होम, थोड़ी नर्वस हूं। ग्राउंड पर स्यूजी ने अपनी टेल हिलाई, पॉ उठाई और गोल्ड रिम्ड ग्लासेस एडजस्ट की। उसके ईथर बॉडी और बॉडी ऑफ हार्ट एंड माइंड के कलर चेंजेस से वो एक्सप्रेस कर रही थी, डोंट वरी मैम एस्केलांटे, जो सर्फेस पर साइकाइट्रिस्ट है, वो सिर्फ टेलीपैथिस्ट है, वो तुम्हारी लाइज डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। ऑड्री ने जेंटली नॉड किया और कैरेज को हॉल फैमिली के लग्जूरियस विला के शेल्टर्ड फोयर के सामने स्टॉप होते देखा। लोएन चैरिटी बर्सरी फाउंडेशन ज्वाइन करने के बाद उसने घर में कम समय स्पेंड करना शुरू कर दिया था। ओरिजिनली वो साइकोलॉजी एल्केमिस्ट्स की मैम एस्केलांटे से 22 फेल्प स्ट्रीट नॉर्थ बरो में मिलने वाली थी, पर सिंस मिस्टर ड्वेन डांटे सदर्न कॉन्टिनेंट चले गए और फाउंडेशन में नहीं थे, इसलिए ये जरूरी नहीं था। अपने स्टडी में ऑड्री ने मैम एस्केलांटे ओसेलेका से मुलाकात की। एस्केलांटे के काले बाल वेस्ट तक थे और फेस बेबी लाइक था। मुझे माफ कीजिए, बैकलैंड लौटने के बाद फ्रेंड से मिलने में बिजी थी। लोएन चैरिटी बर्सरी फाउंडेशन ज्वाइन करने के बाद मीटिंग डिले हो गई। ऑड्री ने स्यूजी को बाहर छोड़ते हुए ग्रेसफुली बो किया। ये डेलिब्रेट भी था। 1 मंथ तक मीटिंग डिले करके साइकाइट्रिस्ट पोशन डाइजेस्ट और हिप्नोटिस्ट एडवांस करना नेचुरल लगे। जीनियस का एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस। एस्केलांटे ने कैजुअल तरीके से ग्रीट किया। मैंने सुना है कि आप बिजी हैं बच्चों के साथ जो नॉलेज चाहते हैं। आपकी वर्च्यूज डायमंड से भी ज्यादा चमकती हैं। ऑड्री ने बैठने का इशारा किया। एस्केलांटे ने सिंगल सीटर पर जाकर टर्सली एक्नॉलेज किया। ये बच्चे ऐसी सिचुएशंस में हैं जो पहले नहीं देखी। अक्सर अंदर से वॉइस आती है जो कुछ एक्शन लेने के लिए अर्ज करती है। मैम एस्केलांटे, अगर फ्री हो तो लोएन चैरिटी बर्सरी फाउंडेशन के स्टाफ के साथ स्कूल्स विजिट करें। वहां आप देख पाएंगी कि ज्यादातर बच्चों की रियलिटी क्या है। और फिर सेल्फ डेप्रिकेटिंग चकल किया। मुझे माफ कीजिए, रीसेंट हैबिट बन गई है कि ऐसे टॉपिक्स किक स्टार्ट करूं। चाहती हूं ज्यादा नोबल्स और वेल्दी इन्वॉल्व्ड हों चैरिटी में, ताकि और ज्यादा बच्चों को हेल्प मिल सके। एस्केलांटे ने अनकंफर्टेबली रिप्लाई किया। मैं ऐसा करूंगी, थोड़ा डोनेशन भी लोएन चैरिटी बर्सरी फाउंडेशन को दूंगी। ऑड्री ने हेड शेक किया और कहा, नो, मैं डोनेशन फोर्स नहीं कर रही। ये हार्ट से वॉलंटरी एक्शन होना चाहिए। बस ये देखने और दूसरों को इन्फॉर्म करने की जरूरत है बच्चों की प्लाइट और पॉसिबल फ्यूचर के बारे में, साइकोलॉजी एल्केमिस्ट्स मेंबर्स को भी। एस्केलांटे ने पहले हल्के नॉड में अग्री किया, पर बाद में उसे रियलाइज हुआ कि ऑड्री का मेन मोटिव डोनेशन सोलिसिट करना है साइकोलॉजी एल्केमिस्ट से। ये सीक्रेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन है और ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे ऑरोरा ऑर्डर से डोनेशन सोलिसिट करना। ऑड्री ने लोएन चैरिटी बर्सरी फाउंडेशन से रिलेटेड बात आगे नहीं बढ़ाई। इंस्टेड उसने एस्केलांटे से कहा, मैम एस्केलांटे, मुझे आपसे कुछ बताना है। क्या? एस्केलांटे ने उसके एक्शंस और इमोशंस से सीरियसनेस, जॉय और प्राइड महसूस किया। ऑड्री ने स्माइल किया। मैं ऑलरेडी हिप्नोटिस्ट बन चुकी हूं। एस्केलांटे को लगा कि ऑड्री ने उसे हिप्नोटाइज किया। हालांकि पता था कि ऑड्री ने हिप्नोटिस्ट पोशन फॉर्मूला पहले ऑब्टेन किया था, पर कब था? ऑड्री ने स्माइल करते हुए कहा, यू शुड बी एबल टू डिटर्मिन कि मैं झूठ नहीं बोल रही। एस्केलांटे ने सरप्राइज और डाउट में पूछा, आपने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनकाउंटर किया है? ऑड्री ने सच कहा, कोरेज के लिए यूज किया मैंने मैटर्स को। एस्केलांटे ने हेजिटेशन के साथ कहा, सीक्वेंस 5 पोशन फॉर्मूला चाहते हैं? यस। क्या करना होगा? क्या प्राइस पे करना होगा? ऑड्री ने मोटिव्स हाइड नहीं किए। एस्केलांटे ने सामने वाली ब्यूटीफुल ब्लॉन्ड ग्रीन आइड लेडी को देखा और सोचा, ये मेरा डिसाइड करने का मैटर नहीं है। मैं रिपोर्ट करूंगी और हिल्बर्ट और स्टीफन से अरेंज करूंगी मिलवाने के लिए। हिल्बर्ट एल्यूकार्ड, साइकोलॉजिस्ट और ज्वेलरी डिजाइनर, और स्टीफन हेम्प्रिस, फर्नीचर मर्चेंट रेफर किए। साइकोलॉजी एल्केमिस्ट्स में एस्केलांटे सबॉर्डिनेट पोजीशन में थी।
आउड्री को रिएक्शन से सरप्राइज नहीं हुआ, पर इसका मतलब ये नहीं कि हैंडलिंग प्रॉब्लम फ्री थी। सीक्वेंस 6 बियॉन्ड एडवांस विश वाले को सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन में अटैच होना जरूरी था। ऑर्थोडॉक्स चर्चेज में भी ऐसा ही था। हाई रैंकिंग मेंबर्स से मिलना नेसेसरी। ये मतलब था हिप्नोटिस्ट बनने के बाद आउड्री ऑलरेडी एलीट बन चुकी थी मिड रैंकिंग मेंबर्स में। नेक्स्ट गोल क्वाजी हाई रैंकिंग मेंबर। मीटिंग टारगेट काउंसिलर ऑफ साइकोलॉजी एल्केमिस्ट्स काउंसिल, नॉट हिल्बर्ट और स्टीफन। थॉट्स के बीच आउड्री ने डिलिबरेटली डिस्प्लेजर शो किया। एस्कलेंटे नोटिस किया और जल्दी एक्सप्लेन किया। हिल्बर्ट और स्टीफन से मीटिंग बस आपकी कंडीशन कंफर्म करने के लिए है बिफोर काउंसिलर मीट्स यू। एक्चुअली आपके लेवल पे आपको टीम लीड करनी चाहिए और न्यू मेंबर्स रिक्रूट करने चाहिए, पर आपकी आइडेंटिटी, स्टेटस और डेली एनवायरनमेंट के कारण प्लान कैंसिल किया ताकि नॉर्मल लाइफ अफेक्ट ना हो। काउंसिलर, बैकलैंड में कितने काउंसिलर्स हैं? रॉयल फैमिली का कंसल्टेंट हुएन रैम्बिस हो सकता है। आउड्री ने नोट किया और कहा, समझ गई, इंतजार करूंगी अरेंजमेंट्स का। फिर टॉपिक शिफ्ट किया। मैम एस्कलेंटे, क्या आपको पता है स्पेक्टेटर पाथवे का सीक्वेंस 5 पोर्शन का नाम? ब्लॉन्ड ग्रीन आइड यंग नोबल लेडी डेम्योर पोज में एस्कलेंटे साइलेंटली साई ऑफ रिलीफ लेती है। वंस हिल्बर्ट मेंशन्ड इट्स कॉल्ड ड्रीम वॉकर। ड्रीम वॉकर थोड़ा अलग है इमेजिनेशन से, या शायद ड्रीम सिर्फ एनालॉजी है, प्रिसाइज सबकॉन्शियस वॉकर। आउड्री ने कॉन्टेम्पलेशन और एनालिसिस छुपाया नहीं और साइकोलॉजी और इन्फो पर क्वेश्चंस डायरेक्ट किए। डिनर के बाद एस्कलेंटे को दूर तक एस्कॉर्ट किया और कैरिज में चढ़ाया। वही समय बाहर डार्क, गेल, रोरिंग और रेन पोरिंग। रेन, विंड और डार्क नाइट में स्टीम सेलबोट हाइब्रिड सेफ सी रूट पे क्रूज कर रहा था बर्जर्क सी में टूरिस्ट्स के साथ। क्लेन ऑलरेडी सदर्न कॉन्टिनेंट छोड़कर डेसीबे वापस आ गया था ड्वेन डांतेस के रूप में। शेकिंग शिप में वो अचानक उठा, बेड से निकला और फर्स्ट क्लास कैबिन के विंडो से बाहर देखा। डाउनपोर में 3 ह्यूज स्ट्रेंज प्योर ब्लैक सेल बोट्स साइलेंटली क्रूज कर रहे थे। साइड्स पर लैंटर्न्स हैंगिंग थे, 3 ब्लैक सेल्स ऑन मास्ट्स अबाउट 100 मीटर्स लॉन्ग। डेक पर मॉटल्ड स्टोन चेयर 2 to 3 मीटर्स हाई, बैक कैबिन की तरफ फेसिंग। कोई उस पर नहीं बैठा। ये था ब्लैक एम्परर, सिंबल ऑफ द किंग ऑफ द 5 सीज, नास्ट। लाइनर के ऑब्जर्वेशन डेक पर तुरही बजी। हवा और बारिश के बीच से चीर कर आई इस आवाज ने जहाज के सारे यात्रियों को हिला दिया। कपड़े पहनने का टाइम न मिलने पर लोग बस एक कोट या अपना पजामा डालकर नंगे पांव खिड़कियों की ओर भागे ताकि बाहर क्या हो रहा है देख सकें। आधे यात्रियों ने तुरंत एक बहुत विशाल सेल बोट देखी जो आम समझ से बहुत अलग थी। 3 पिच ब्लैक सेल्स और अंधेरे में पीली टिमटिमाती रोशनी का एक धुंधला ब्लॉब। तेज हवा, तेज बारिश और बिना चांद सितारों की रात ने मिलकर ऐसा एहसास दिया जैसे जहाज खुद नर्क से निकल कर आ रहा हो। पैसेंजर्स को एक अजीब सा डर और दबाव महसूस हुआ। थोड़े ही पल में उनके दिमाग में एक नाम चमका, ब्लैक एम्परर। जो लोग सालों से समुद्र में रहे थे या कोस्ट सिटीज में रहते थे, वे इस पायरेट शिप का नाम अच्छी तरह जानते थे। हाय दया, स्टॉर्म भगवान हमारे साथ हों। गॉडेस हम पर कृपा करो। होली लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स। प्रेयर्स करते हुए उनके अंदर डर डबल हो गया। ब्लैक एम्परर का मालिक 5 सीज का सबसे बड़ा पायरेट था, जिसके नाम पर सबसे भारी बाउंटी थी, और इस लाइनर के तोप और क्रू उसके सामने कुछ नहीं थे। ये मतलब था कि वे पायरेट्स के हाथ घिरने वाले थे। कई औरतें डर के मारे कांपने लगीं। किसी को लगा वे पायरेट्स के हाथ बेइज्जत होंगी, किसी को लगा दूर के देशों में बेच दी जाएंगी। कुछ गिर पड़ी, कुछ ने छुरे या रिवॉल्वर ढूंढने की कोशिश की। मर्दों की हालत भी ऐसी ही थी। कुछ हथियार लेकर रेजिस्ट करने की सोच रहे थे, बाकी डर के मारे छुपने की जगह ढूंढ रहे थे। तभी कैप्टन की गूंजती आवाज पूरे जहाज में फैली, शांत रहो, घबराओ मत। ब्लैक एम्परर का मालिक एक कोड फॉलो करता है, ये बाकी पायरेट्स जैसा नहीं। उसके आदमी सिर्फ सामान और धन लूट सकते हैं और कुछ नहीं। इस अनाउंसमेंट को कई बार दोहराने पर पैसेंजर्स का डर थोड़ा कम हुआ। जिंदा बच जाना और बेइज्जती से बच जाना उनके लिए उस वक्त सबसे बड़ी राहत थी। थोड़ी देर बाद कई लोग ये सोचकर रो पड़े कि उनकी सारी बचत लूट ली जाएगी। कुछ ने अपना धन जहाज के छुपे कंपार्टमेंट्स में छुपाया, होपिंग कि थोड़ा सा बच जाए। ब्लैक एम्परर पर पायरेट्स छलांग मारने के लिए तैयार खड़े थे। उनके सेकंड मेट हॉरर विस्काउंट बर्ड मस्टैंग टेलीस्कोप से जहाज को देख रहा था। फिर अचानक उसकी नज़र धुंधली हो गई। लाइनर गायब।
जिस दिशा में देखता बस तूफानी समुद्र और लाल सिर वाले सी ईगल्स नजर आते। एक विशाल स्टीम सेल हाइब्रिड जहाज अचानक गायब हो गया। बर्ड मस्टैंग के दिमाग में एक ही बात दौड़ी, ये कोई बड़ा इल्यूजन है, और ऐसा इल्यूजन सिर्फ एक डेमीगॉड ही बना सकता है। वो भागकर अर्ल नेस्ट के कैबिन के बाहर पहुंचा। अंदर से गहरी आवाज आई, उसके अराउंड घूमो। बर्ड मस्टैंग ने बिना सवाल किए ऑर्डर फॉलो किया, क्योंकि एक अननोन डेमीगॉड से टकराना बेवकूफ़ी थी। अगर वो डेमीगॉड अटैक नहीं कर रहा, इसका मतलब वो सिर्फ वार्निंग देना चाहता था। तभी अचानक एक विशाल लाल सिर वाला सी ईगल ऊंचाई से उतरकर ब्लैक एम्परर के ऊपर मंडराया और ह्यूमन आवाज में बोला, मुझे अर्ल ऑफ व्हाइट मेपल से मिलना है। पायरेट्स जड़ हो गए, पर आदेश मिला, लेट हिम इन। सी ईगल नीचे उतरा और हवा में बदलकर एक आदमी बन गया। टॉप हैट, टक्सीडो, फेदर्ड मास्क, पर सबसे डरावनी बात, उसकी साइड प्रोफाइल 2 उंगलियों जितनी पतली थी, जैसे कोई चलती हुई पेपर फिगर। बर्ड मस्टैंग का गला सूख गया। कैबिन के तीसरे फ्लोर पर कैप्टन के दरवाजे पर वो पतला आदमी रुका। वो क्लाइन था। उसने अपने बिजार रूप का इस्तेमाल किया। कुछ मजबूरी थी, पर कुछ एक्टिंग प्रैक्टिस भी थी। डोर खुला। अंदर 41 या 40 एसिमेट्रिक कैंडल लैंप्स झूल रहे थे, और आखिर में काली प्लेटफॉर्म पर एक आयरन ब्लैक चेयर। अर्ल नेस्ट, 5 सीज का किंग, 1.9 मीटर का मजबूत आदमी, ब्लैक रेड आंखों के साथ गहरी अथॉरिटी से भरा हुआ। उसने गहरी आवाज में कहा, हम पहली बार मिल रहे हैं मिस्टर बिजारो सॉर्सरर। क्लाइन ने झुककर बो किया। अब जानते हो? नेस्ट, बताओ क्यों आए हो? क्लाइन, एम्परर, मैं रोजेल एम्परर के बारे में आपका वास्तविक मत जानना चाहता हूं। सबको पता है आप और आपके पिता ने उनसे कई बार मुलाकात की थी। नेस्ट की आंखों का लाल प्रकाश तेज हुआ। बैठ जाओ। एक भारी फोर्स ने क्लाइन को चेयर पर बैठने पर मजबूर किया, पर वो मरियनेट था। एक झटके में बैलेंस सुधर गया। दबाव हल्का होते ही क्लाइन ने एक कुर्सी खींची, उसे दरवाजे के पास रखा और किंग ऑफ द 5 सीज नास्ट के सामने बैठ गया। दोनों के बीच पूरी हॉल की दूरी थी। बावजूद इसके कि पायरेट किंग 1.9 मीटर से ज्यादा लंबा था और एक ऊंचे काले प्लेटफॉर्म पर बैठा था, क्लाइन बिल्कुल दबा नहीं। उसने अपनी लंबी टॉप हैट फिर से सिर पर रख ली। थोड़ी देर चुप रहने के बाद अर्ल ऑफ व्हाइट मेपल के ऑफिशियल टाइटल वाले नास्ट ने गहरी आवाज में पूछा, मुझे एक वजह दो कि मैं तुम्हारा सवाल क्यों जवाब दूं। क्लाइन का पतला शरीर कुर्सी पर हल्का पीछे झुक गया। तुम्हें फ्यूचर में जब मुझे किसी ट्रेड के लिए चाहोगे तो तुम्हें यही सवाल दोबारा नहीं सुनना पड़ेगा। नास्ट की काली आंखों में गहरा डार्क रेड उजाला चमका। मैं दुनिया के लगभग सारे सेंट्स को जानता हूं, पर तुम उनमें नहीं हो। क्लाइन ने अपने फेदर मास्क पर उंगली फेरी और मुस्कुराया। बिना सीधा जवाब दिए उसने काउंटर क्वेश्चन किया, क्या तुम ज़ैरथुल से मिले हो? मैं उससे 2 बार एम्परर रोजेल के महल में मिला हूं, और सीक्रेट ऑर्डर के काफ़ी सदस्यों से भी। क्वाइट अ नंबर ऑफ सीक्रेट ऑर्डर मेंबर्स। क्लाइन के मन में हल्का मजाक उभरा। मौका मिले तो इनका परिचय भी करा देना। फिर उसने कहा, मैं भी ज़ैरथुल से मिल चुका हूं। नास्ट ने अपनी छोटी दाढ़ी पर हाथ फेरा। उसका कद और भी विशाल सा लगा और कैबिन का माहौल भारी और दम घोटू। कुछ सेकंड्स बाद उसने नीचे देखते हुए कहा, एम्परर रोजेल के बारे में मेरा इंप्रेशन एक ही लाइन में है। ब्लैक एम्परर के लिए कोई भी उससे बेहतर नहीं था। उसने नहीं बताया कि ब्लैक एम्परर का मतलब क्या है, जैसे वो परवाह ही नहीं करता हो कि सामने वाला समझता है या नहीं। क्लाइन के मन में क्लैरिटी आए, जैसे रोजेल ने अपने डायरी में लिखा था कि लेट लाइफ में उसने ब्लैक एम्परर पाथवे चूज किया, पर नास्ट की बातों से लग रहा था कि वो इंक्लिमेशन पहले से ही मौजूद थी। शुरू से ही ग्राउंडवर्क चल रहा था। टॉपिक बदलते हुए क्लाइन ने पूछा, एम्परर के आखिरी सालों में क्या उन्होंने तुम्हें या तुम्हारे पिता को कोई गुप्त काम दिया? नास्ट ने कहा, किसी और ने भी मुझसे यही सवाल पूछा था। क्लाइन ने अंदाजा लगाया, बर्नाडेट? हाँ, तब वो बहुत इमैच्योर थी। एम्परर के अंतिम स्तर पर कोई गुप्त काम किसी और को देने से ज्यादा सीक्रेट खुद करना होता है। इनडायरेक्ट टॉन्ट, क्लाइन ने सोचा, मुझे भी इमैच्योर बोल दिया। फिर बोला, जो लोग इस बात पर जलील होते हैं वो छोटी सी उम्मीद भी नहीं छोड़ते। इसीलिए वो नास्ट से मिलने आया था। उससे रोजेल के रियल वर्ल्ड क्लूज चाहिए थे, स्पेशली ग्रे फॉग के ऊपर वाले लाइट डोर के बारे में। नास्ट ने गहरी आंखों से पूछा, एम्परर रोजेल से तुम्हारा रिश्ता क्या है? क्लाइन ने हल्की सांस ली। हम पुराने दोस्त माने जा सकते हैं।
दरअसल दोनों उस मिस्टीरियस लाइट डोर में साइड बाय साइड लटके थे और डायरी की वजह से क्लाइन उसे अपना देश भाई मान चुका था। नास्ट ने सिर हिलाया, फिर पूछा, और कोई सवाल? क्लाइन ने पूछा, एम्परर के आखिरी सालों में क्या उन्होंने तुम्हें कोई अजीब बदलाव लगा? लंबे मौन के बाद नास्ट बोला, मुझे उनके बारे में इतना नहीं पता था, बस एक चीज़ अजीब लगती थी। जब भी हम मिलते वो एक बड़े विंडो में खड़े होकर वेस्ट की तरफ दूर देखते रहते। सुबह, दोपहर, शाम, कई कमरों में विंडोज थे, पर वो वही विंडो चुनते। वेस्ट, दूर, फॉग सी, क्लाइन ने खुद से कहा। नास्ट ने सिर हिलाया, मेरे हिसाब से भी फॉग सी ही होगा। क्लाइन खड़ा हो गया, मेरे सवाल खत्म, अब मैं चलता हूं, लेकिन क्या मैं तुम्हारे लिए कोई लेन देन हेल्प कर सकता हूं? नास्ट बोला, ब्लैक एम्परर के कॉरस्पॉन्डिंग कार्ड ऑफ ब्लास्फेमी को ढूंढ दो। क्लाइन ने सोचा ये टेस्ट भी हो सकता है, पर जवाब दिया, मैं पूरी कोशिश करूंगा, पर पहले पूछे गए सवाल किसी कार्ड की कीमत नहीं रखते। अगर कार्ड मिला तो मैं नॉलेज ट्रेड करूंगा। ठीक है, नास्ट ने कहा। क्लाइन ने फिर बो किया और वापस डेक पर आया। पायरेट्स के सामने उसने हाथ उठाए और उसकी पूरी बॉडी सिकुड़ने लगी। फ्यू सेकंड्स में वो वापस रेड हेडेड सी ईगल बन चुका था, फिर तूफान में उड़ गया। बर्ड मस्टैंग ने उसे जाते देखा और सोचा, ये डेमी गॉड था। ऑन द लाइनर, क्लाइन ने अपनी सी ईगल फॉर्म छोड़ दी और उसे पानी में गिरकर मरने दिया। किसी ने नहीं देखा। पैसेंजर्स मीनवाइल घबराए हुए थे। ब्लैक एम्परर पहले इग्नोर कर गया, फिर वापस घूमा, पर अटैक नहीं किया। फाइनली ब्लैक एम्परर तूफान में गायब हो गया। पैसेंजर्स रोए पड़े, हंसे, गिरे, उनका धन बच गया था। काफी शॉक्ड थे, पर जवाब कोई नहीं था। क्लाइन ड्वेन दांतेस के रूप में उत्तर की तरफ देखने लगा। रोजेल को नास्ट से ज्यादा जानने वाली एक और इंसान थी, क्वीन मिस्टिक बर्नाडेट, और वो बैकलैंड में ही थी। क्लाइन ने सोचा, बैकलैंड लौटकर मैं एडमिरल ऑफ स्टार्स से बोलूंगा कि वो मुझे बर्नाडेट से मिलवाए। मीनवाइल फ्यूचर शिप पर कैटेलिया को बर्नाडेट का पत्र मिला। पक्का सीएल उसी का डिसेंडेंट है। कैटेलिया ने सोचा, मुझे उसे प्राइमोडियल मून के लोगों से दूर रखना होगा, उसे फ्यूचर पर लाना होगा। ये सोचते हुए उसने खिड़की से देखा। फ्रैंक ली अपने मशरूम खा रहा था। कैटेलिया ने कहा, फ्रैंक, मैं तुम्हारे एक्सपेरिमेंट्स के लिए एक असिस्टेंट ला रही हूं। फ्रैंक ने खुश होकर मुस्कुराते कहा, ठीक है। चैप्टर 973 नाया एंजल। फ्रैंक की मुस्कान देखकर कैटलिया के मन में मिले जुले एहसास आए। उसने नज़र वापस खींची और अपनी नज़र उस फिशिंग गांव की तरफ की जहां फ्यूचर जहाज खड़ा था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये जगह मोजेस एसेटिक ऑर्डर का एक अहम बेस है, और अरोरा ऑर्डर के पीछा से बचने के लिए कैटलिया और उसकी क्रू कुछ दिनों से यहीं छुपकर ठहरी हुई थी। वो जहाज को तुरंत चलाने की जल्दी में नहीं थी। पहले वो किनारे जाकर वहां के उपकरण यूज करके अपने उन सिपाहियों से संपर्क बनाना चाहती थी जो बायम में आर्टिजन सील पर नजर रख रहे थे। इससे वो पूरी स्थिति कंफर्म कर पाएगी और अगला कदम तय कर सकेगी। ये सब तय होने के बाद ही फ्यूचर वापस सेल करेगा रोस्टेड आर्किपेलागो की राजधानी बायम की तरफ, जो कई दिनों का सफर था। बैकलैंड में जुलाई के महीने में आसमान बहुत जल्दी उजला हो जाता है, लेकिन तापमान बहुत गर्म नहीं होता, अक्सर 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी नहीं जाता। एमलिन ने एक टॉप हैट पहना हुआ था ताकि हल्की धूप से बच सके जो बादलों के बीच से नीचे आ रही थी। वो गाड़ी से उतरा और सीधा हार्वेस्ट चर्च के अंदर चला गया। दूर से ही उसने विशाल पर्वत जैसे फादर उतरावस्की को देखा। वो ब्राउन रोब और क्लर्जीमैन बॉनेट पहने हुए थे और सेक्रेड एम्ब्लेम ऑफ लाइफ के सामने सुबह के कुछ भक्तों को समन दे रहे थे। एमलिन ने उन्हें ज्यादा नहीं देखा, सीधा कैथीड्रल के पीछे के कमरे में गया जिसे वो अपना कमरा मानता था। वहां उसने आराम से अपनी प्रीस्ट रोब पहन ली। कैंडल स्टैंड साफ करते हुए उसने इंतजार किया कि भक्त लोग चर्च छोड़ दें। लगभग 20 मिनट बाद उसे मौका मिला। वो बिशप उतरावस्की के पास बैठ गया और सेक्रेड एम्ब्लेम की तरफ देखते हुए धीरे से बोला, फादर, मुझे एक सवाल पर आपसे सलाह चाहिए। हल्का से झुर्रियों वाला, पतली भौं वाला, हल्की नीली आंखों वाला बिशप मुस्कुराया। पूछो। एमलिन ने गहरी सांस ली। पूरी रात जिस बात का सोचा था वो शब्दों में निकाला। अगर मैं कह रहा हूं, अगर एक दूर का रिश्तेदार तुम्हें धोखा दे, तुम और तुम्हारे दोस्त को खतरनाक हालत में डाल दे, लगभग जान ले ले, और ये मामला कोर्ट में ले जाना संभव भी ना हो, तो तुम उसको कैसे सजा दोगे? उतरावस्की ने गहरी पर नर्म आवाज में कहा, सबसे पहले ये समझना होगा कि उस रिश्तेदार ने ये गलती लापरवाही से की है या जानबूझकर जाल में फंसाया है। अगर वो लापरवाही थी तो उसे चेतावनी, याद दिलाना और सिखाना चाहिए, सजा नहीं। अगर वो जानबूझकर था तो फिर ये देखना होगा कि क्या वो हमेशा ऐसे ही करता है। अगर हाँ, तो फिर उसे मिटा देना चाहिए।
वरना वो और लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। उसकी जिंदगी खत्म करके उसे जमीन पर वापस भेजना साइकिल ऑफ लाइफ का हिस्सा है। ये भी दया है, ये भी शुद्धि है। एलिमिनेशन। फादर मर्डर की बात इतनी शांति से कर रहा है जितनी शांति से द वर्ल्ड बात करता है। एमलिन के चेहरे का एक तरफ हल्का फड़क गया। उसने तुरंत बात काट दी। नहीं नहीं, वो आम तौर पर ऐसा नहीं करता। बस एक बार कुछ कारणों की वजह से उसने मुझे टारगेट किया। मैं उसे मारना नहीं चाहता। ये कहते ही एमलिन थम गया। उसने गलती से साफ बोल दिया था कि उस पर जुल्म हुआ था, और ये भी कि ये एक सैंग्विन का इंटरनल मामला है। उतरावस्की ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। बुरा नहीं, तुम अब समझने लगे हो कि जिंदगी कितनी कीमती होती है। एमलिन ने जबरदस्ती मुस्कान निकाली। तो फिर उसको कैसे सजा दूं? उतरावस्की ने सेक्रेड एम्बलम की तरफ देखते हुए कहा। मैं हिंसा से बचने की सलाह देता हूं। तुम उसे यहां ले आओ, वो मेरी प्रीचिंग और बाइबल सुनेगा, वो जिंदगी की कीमत समझेगा, वो अपने पापों का प्रायश्चित करेगा। ये तो एग्जैक्टली वही है जो मेरे साथ हुआ था। एमलिन चौंका, फिर समझा कि ये तरीका उसके ऑब्जेक्टिव के बिल्कुल ठीक बैठता है। न अर्नेस्ट बोयार की मौत, न उसको पीटना और पैसे मांगना, और सबसे अहम, इससे सैंग्विन के बीच कोई झगड़ा भी नहीं होगा। पर एक बड़ी प्रॉब्लम थी। मैं अर्नेस्ट को हार्वेस्ट चर्च तक लाऊं कैसे? बैकलैंड में हर सैंग्विन को पता है कि एमलिन रोजान यहां काम करता है, तो सब इस इलाका से बचते हैं। अर्नेस्ट भी बचता है। अगर एमलिन जबरदस्ती करे तो रिंग ऑफ एंसेस्टर लिलिथ और मिस मजिशियन की स्पेलबुक के दम पर वो अर्नेस्ट को हरा सकता है। पर कंट्रोल करना मुश्किल था। वो सीक्वेंस 5 सैंग्विन विस्काउंट था। गलत अनुमान से अर्नेस्ट की मौत भी हो सकती थी। फिर ब्लेम एमलिन पर। शायद मुझे मदद चाहिए। बैकलैंड में टैरो क्लब के कई सदस्य हैं। हम मिलकर अर्नेस्ट को आसानी से काबू कर सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी। कोऑपरेशन को चरणों में तोड़ना होगा। ये सोचते हुए एमलिन ने फैसला ले लिया। वो अगली टैरो गैदरिंग में एक मिशन असाइन करेगा। उसने फादर उतरावस्की को सिर हिलाकर कहा, यह तरीका अच्छा लग रहा है। मैं कुछ दिन शांत होकर फैसला करूंगा। उतरावस्की मुस्कुराया। फल हमेशा मुझे पेशेंस से मिलते हैं। तुम ये बात समझ रहे हो। इतना सिंपल प्रिंसिपल। एमलिन ने हल्का सा गर्व महसूस किया और सेक्रेड एम्बलम की तरफ प्रार्थना की। 22 फिल्प स्ट्रीट, लो एंड चैरिटी बर्सरी फाउंडेशन। ऑड्री ने फाइल टेबल पर रखी और दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा। वो बेचैन थी। आज दोपहर में उसका प्लान था एस्केलांटे के साथ स्टीफन हैम्प्रिस के घर जाने का। ये एक टेस्ट था। अगर साइकोलॉजी एल्केमिस्ट सावधान होंगे तो उन्होंने ऑलरेडी रिपोर्ट कर दी होगी, और शायद कोई काउंसलर सामने ना आकर चुपचाप सब देख रहा होगा। अपने करंट लेवल पर ऑड्री अंदाजा तो नहीं लगा सकती थी कि एक हाई सीक्वेंस स्पेक्टेटर कितना भयानक हो सकता है, लेकिन उसके दिमाग में एक साफ डर था, कहीं वो उसके अंदर का सच ना देख ले। सच में मुझे थोड़ा डिले करना चाहिए था, पर डिले से शक भी होता, और मिस्टर वर्ल्ड के वापस आने पर मैं उन्हें फाउंडेशन में ही मिलवा सकती थी। हाई सीक्वेंस का डर भी नहीं रहता। उफ, ऑड्री प्लानिंग और स्ट्रांग होनी चाहिए थी। उसने अपने आप पर प्लेकेट कास्ट किया और इमोशंस शांत किए। दोपहर बाद वो फाउंडेशन से निकली और कैरेज में एनी और सूजी के साथ बैठ गई। कैरेज में बैठते ही ऑड्री ने अचानक एक तेज चमक देखी। चमक के बीच से एक 12 विंग्ड एंजल नीचे उतर रहा था। सारे पंख सुनहरे आग के बने हुए, लेयर्ड फॉर्म में उसके चारों तरफ लिपटे हुए थे। जब चमक गायब हुई तो उसकी आंखें फिर साफ हुईं। उसने किनारे से एनी और सूजी की तरफ देखा। दोनों ने कुछ नहीं देखा था। ये एंजल पहले वाले से थोड़ा अलग है। मिस्टर फूल के जागने के साथ साथ उनके एंजल्स भी और शक्तिशाली हो गए हैं। ऑड्री ने अंदर से मुस्कुराहट दबाई और मन को और मजबूत किया। लगभग आधे घंटे में कैरेज स्टीफन हैम्प्रिस के घर रुक गई। एनी ने उसका हाथ पकड़ा और नीचे उतरते हुए ऑड्री सीधा दरवाजे तक पहुंच गई। डोरबेल बजाया गया। कुछ देर में एस्केलांटे आ गई। जैसे पहले होता था, ऑड्री को एक्टिविटी रूम में ले जाया गया। एनी और सूजी को अलग कमरे में ले जाया गया। एक्टिविटी रूम के दरवाजे पर एस्केलांटे ने हैंडल पकड़ा और इशारा किया कि ऑड्री अंदर जाए। ऑड्री अंदर चली गई। एस्केलांटे बाहर रही और दरवाजा बंद कर दिया। रूम के अंदर एक सिंगल सीटर पर सामने की तरफ एक बुजुर्ग आदमी शांत बैठा हुआ था। वो शर्ट, वेस्ट और जैकेट में थे। नीचे ब्लू ग्रे पैंट और डार्क रेड बोट आए। बाल पूरे सफेद पर घने, आंखों में गहराई, दानाई और शांति। ऑड्री उन्हें पहचानती थी। ये थे हुइन रैम्बिस, रॉयल फैमिली के कंसल्टेंट। और टैरो क्लब की वजह से ऑड्री को पता था कि वो एक साइकोलॉजी एल्केमिस्ट्स के काउंसलर थे। वो सच में चौंक गई। सोचा था वो छुप कर देखेंगे, सामने नहीं आएंगे। हुइन रैम्बिस मुस्कुराए। बहुत हैरान हो?
फिर खड़े होकर नम्रता से बोले, मुलाकात का सुख मिला मिस ऑड्री। ऑड्री ने हल्का मुंह खोला, फिर बंद किया, फिर मिश्रित मुस्कान के साथ बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको क्या बुलाऊं। उन्होंने हंसते हुए कहा, जैसे हमेशा बुलाती हो। फिर सोफे की तरफ इशारा किया। चलिए बैठते हैं। ऑड्री ने गहरी सांस ली, मुस्कुराई और आराम से चलकर सोफे पर बैठ गई, पूरी दूरी मेंटेन करते हुए। कमरे में हल्की, एकदम स्थिर सी शांति फैली थी। हिवन रैम्बिस ने अपना नाजुक पोर्सिलेन वाला कप उठाया, चाय की एक सिप ली और सामने बैठी ऑड्री को देखते हुए नरमी से मुस्कुराया। वो बोला, इतना संकोच करने की जरूरत नहीं, ये हमारी पहली मुलाकात तो है नहीं। 2 साल पहले भी तुमसे बर्मन की एथिक्स और कॉन्गसोका के प्रैग्मेटिज्म पर लंबी चर्चा हुई थी। ऑड्री ने हल्की सी मुस्कान दी, पर आंखों में ईमानदारी थी। मुझे बस ये सोचने में मुश्किल होती है कि आप जैसे शांत और स्कॉलरली इंसान को साइकोलॉजिस्ट एल्केमिस्ट्स के काउंसलर के रूप में भी देखूं। हिवन ने अभी तक अपनी पहचान खुलकर नहीं बताई थी, लेकिन स्थिति और संगठन की जानकारी से ऑड्री को सब समझ आ गया था। हिवन ने आराम से पैर पर पैर रखते हुए कहा, हमारा संगठन असल में मन, चेतना और ज्ञान की खोज के लिए बना था। हम लोग ज्यादातर एकेडमिक पक्ष पर काम करते हैं। पॉलिटिकल मामलों में हमारी दिलचस्पी कम होती है। अगर चाहो तो एक काउंसलर को विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जैसा ही समझ लो। अगर ऑड्री को मिस्टर वर्ल्ड से ये न पता होता कि यही आदमी क्वोरॉन की मौत के पीछे था, तो शायद वो उसे एक बेहद विनम्र, पढ़ा लिखा और हास्यप्रिय विद्वान ही मानती। पर अब उसके भीतर एक सतर्कता हमेशा मौजूद रहती थी। वो अपनी सोच को किसी एक बिंदु पर टिकने नहीं दे रही थी। उसे पता था कि मन को फैलाकर रखना ही हिप्नोसिस से बचने का तरीका है। लेकिन अचानक उसकी चेतना जैसे किसी गहरी धारा में बहने लगी। उसने देखा कि उसके मन के भीतर एक विशाल आकाश उभर आया है। 7 शुद्ध रोशनियां जैसे अनंत ज्ञान से भरी हों ऊपर चमक रही थीं। नीचे एक अथाह अंधेरा समुद्र था, जिसकी हर बूंद किसी गहरे सबकॉन्शियस चिन्ह की तरह चमकती थी। समुद्र के किनारे कुछ द्वीप थे, उनमें से एक ऑड्री का था। वो तुरंत समझ गई, ये मेरा माइंड वर्ल्ड है। द्वीप का ऊपर वाला हिस्सा उसका कॉन्शियस माइंड था, और जो हिस्सा गहरे पानी में डूबा था वो उसका सबकॉन्शियस। फिर अचानक धुंधले ग्रे कोहरे में नीचे से एक दरार सी पड़ी, जैसे कोई चीज नीचे से सतह को चीरकर ऊपर आ रही हो। एक पत्थर का मंच उभरा और उसके ऊपर पल भर में एक आकृति बन गई। सफेद बाल, झुर्रियों वाला चेहरा, डार्क रेड बोट आए, हिवन रैम्बिस। पर यह रूप पहले वाले स्कॉलर रूप से बिल्कुल अलग था। यहां उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। उसकी आंखें सुनहरी थीं, सीधी वर्टिकल प्यूपल वाली। चेहरे पर हल्की धूसर स्केल्स चमक रही थीं। वो कलेक्टिव सबकॉन्शियस के समुद्र को पार करके सीधे ऑड्री के कॉन्शियसनेस आइलैंड पर आ गया, बिना किसी दरवाजे, बिना किसी अनुमति के। ऊपर आकाश में तैरती ऑड्री की वास्तविक चेतना तुरंत समझ गई, ये मेरी साइकी में घुसकर मेरे मन को नियंत्रित करने आया है। लेकिन मिस्टर फूल की ब्लेसिंग की वजह से ऑड्री का असली सेल्फ ऊपर सुरक्षित था। वो पूरे माइंड आइलैंड को ऊपर से नियंत्रित कर सकती थी। वो झुंझलाकर सोचती है, कितना घटिया है ये आदमी, बिना पूछे मेरे मानसिक घर में घुस आया। वास्तविक दुनिया में ये सब होते हुए भी ऑड्री बिल्कुल शांत बैठी थी। वो सामान्य आवाज में बोली, मैं प्रोफेसर्स के सामने वैसे ही थोड़ी रिजर्व्ड हो जाती हूँ। माइंड आइलैंड पर वो हल्का चाइल्डिश एम्बैरसमेंट दिखाती है, ताकि हिवन को लगे कि वो बिल्कुल सामान्य है। फिर हिवन उससे पूछता है कि उसने इतनी जल्दी साइकाइट्रिस्ट से हिप्नोटिस्ट तक कैसे प्रगति कर ली। ऑड्री बहुत सावधानी से कहानी गढ़ती है। वो कहती है कि उसे अपनी शक्तियों को आजमाना अच्छा लगता था। वो लोगों की मदद करती थी और धीरे धीरे उसकी पकड़ बढ़ती गई। एक दिन उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर कुछ टूटकर फिर उससे मिल गया है, कुछ सितारों जैसा, कुछ दूर और धुंधला। वो पूछती है, इसका क्या मतलब होता है मिस्टर एम्बिस? हिवन नर्म सटीक आवाज में समझाता है, ये एक्टिंग मेथड है। पोषण के नाम के अनुसार व्यवहार अपनादा, जिससे पोषण जल्दी डाइजेस्ट होता है। वो ये भी बताता है कि सीक्वेंस 6 से पहले ये तरीका सिखाया नहीं जाता, क्योंकि लोग कभी कभी अपने असली स्वभाव से दूर चले जाते हैं। ऑड्री को मिस्टर फूल की बात याद आती है, हमेशा याद रखो तुम केवल अभिनय कर रहे हो। वो मन ही मन दोहराती है कि उसे अपनी आत्मचेतना बेहद मजबूत रखनी है। फिर यिवन कहता है कि ऑड्री सीक्वेंस 5 बनने की योग्यता रखती है, पर उससे पहले उसे कुछ काम करने होंगे, ट्रेनिंग और फेयरनेस के नाम पर। पहला काम, अपने पिता अर्ल हॉल की राजनीतिक सोच, बिल्स और फैसलों को ऑब्जर्व करके उसे सूक्ष्म फीडबैक देना। वो कहता है कि किंगडम में न्यू पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी की लड़ाई बढ़ रही है और वो इन दरारों को भरना चाहता है।
लेकिन उसी समय वो महसूस करती है कि माइंड आइलैंड पर खड़ा हेवन अपनी साइकिक शक्ति से उसकी सोच को सटली मोड़ने की कोशिश कर रहा है। आकाश में तैरती उसकी असली चेतना स्वरूप अचानक चौकन्ना हो उठता है। गलत, कुछ बहुत गलत है। ऑड्री अपने माइंड वर्ल्ड के आसमान में तैर रही थी। नीचे उसका चेतना द्वीप शांत पड़ा था और उसके भीतर उठने वाले विचार इतने स्थिर थे कि खुद उसे हैरान कर रहे थे। उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि एच विन रैम्बिस ने क्यूरॉन को आत्महत्या करने पर मजबूर क्यों किया था। बैरन सिंड्रास की जांच, कंजर्वेटिव पार्टी की फंडिंग और क्यूरॉन के केस को लेकर ऑड्री बहुत समय से परेशान थी। वो अलग अलग स्रोतों से जानकारी इकट्ठा करती रही थी और फिर भी इस पूरे जाल में असली मकसद समझ नहीं पा रही थी। अब जाकर उसकी समझ में आया कि असल लक्ष्य सिंड्रास को गिराने नहीं था। एच विन रैम्बिस को इससे मतलब ही नहीं था कि सिंड्रास पकड़ा जाता है या नहीं। उसका असली लक्ष्य तो और ही बड़ा था, न्यू पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के बीच पहले से मौजूद दरार को और चौड़ा कर देना। राजनीतिक विश्वास टूट जाए, आपसी शक बढ़ जाए और दोनों पार्टियां एक दूसरे को दुश्मन की तरह देखने लगें। यही उसके लिए पर्याप्त था। ऑड्री ने अपने माइंड आइलैंड को शांत बनाए रखा ताकि हिन को कोई शक ना हो। वो बोली, मैं समझती हूं सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी। वास्तविक दुनिया में बैठे हिन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। फिर उसका चेहरा गहरा हो गया और वो आगे झुककर बोला, अब से तुम मुझे भूल जाओगी। तुम्हें केवल हिल्बर्ट, स्टीफन और एस्कलेंटे याद रहेंगे। सारी जानकारी तुम उन्हीं को दोगी। माइंड आइलैंड पर खड़ा हिन भी वही शब्द दोहराता है। उन शब्दों से एक भारी पत्थर जैसा चिन्ह बनता है और ऑड्री के सबकॉन्शियस में धंस जाता है। उसी क्षण ऑड्री को दो हिस्सों में बटा हुआ महसूस होता है। पहला रूप नीचे मौजूद है, माइंड आइलैंड पर। इस रूप को याद ही नहीं कि हिन कौन है। उसे बस लगता है कि वो स्टीफन हैम्प्रिस के घर आई है, जहां किसी साइकोलॉजिस्ट एल्केमिस्ट्स के काउंसलर से उसे अप्रूवल और नया मिशन मिला है। दूसरा रूप ऊपर, चेतना के आसमान में तैर रहा है। ये स्वरूप सब कुछ साफ साफ देख और समझ रहा है। भावनाएं कम हैं, क्लैरिटी बहुत ज्यादा है। ऑड्री समझ जाती है कि ऊपर वाला उसका असली सेल्फ है, इसलिए वो डरती नहीं। वो अपने माइंड आइलैंड वाले सेल्फ को नियंत्रित करती है। वो धीरे धीरे खड़ी होती है, जैसे किसी अदृश्य डोर से खींची जा रही हो। दरवाजे तक जाती है। यस सर, वो कहती है। फिर कमरे से बाहर चली जाती है। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, दोनों ऑड्री एक हो जाती हैं। दो अलग अलग स्मृतियां टकराकर एक हो जाती हैं। कुछ पल का भ्रम आता है, पर ऑड्री तुरंत अपने अनुभव और कौशल से सब ठीक कर लेती हैं। वो महसूस करती है कि एच विन रैम्बिस की हिप्नोसिस और माइंड इन्वेजन अत्यंत शक्तिशाली थी। वो सीधा उसके सोल बॉडी तक पहुंच गया था, कलेक्टिव सबकॉन्शियस की लहरों के जरिए। लेकिन मिस्टर फूल की ब्लेसिंग ने उसे बचा लिया। उसे लगता है जैसे कोई पुरानी पीली पड़ चुकी तस्वीरें देख रही हो। सब याद है, पर सुस्त यादें, धुंधली, जैसे बहुत साल पुराने पल हों। पर एक दृढ़ विचार भीतर उठता है, मैं भी एक दिन ये सब कर पाऊंगी, और पिता के बारे में मैं उसे सिर्फ वही बताऊंगी जो असल में मायने नहीं रखता। उसका मन हल्का हो जाता है। दृश्य परिवर्तन, बैकलैंड। कई दिनों की यात्रा के बाद स्टीम लोकोमोटिव धुआं उगलती हुई बैकलैंड में दाखिल होती है। क्लेन ड्वेन दांतेस के वेश में टॉप हैट और फॉर्मल सूट पहने उतरता है। उसके पीछे उसका पपेट वैले एन्यूनी दो बड़े बैग उठाए हुए है। वो अपने रेजिडेंस 160 बुकलिन स्ट्रीट पहुंचता है। रात हो चुकी है। दोनों तरफ सर्वेंट्स कतार में उसके स्वागत के लिए। वो मन ही मन कहता है, अब ये पूरा माहौल सच में किसी नोबल हाउस होल्ड जैसा लगने लगा है। वॉल्टर, तनेजा और बाकी स्टाफ उसके लिए अरेंजमेंट्स करते हैं। रिचर्डसन को वो असिस्टेंट बटलर की ओर धकेल देता है और ये उसके लिए प्रमोशन जैसा होता है। जब सब निपट जाता है, क्लेन ऊपर अपने कमरे में लौटता है, थका हुआ, पर मन में योजनाएं दौड़ रही हैं। MI9 के डेप्यूटी डायरेक्टर कोनोस किलगौर और रॉयल गार्ड्स के कैप्टन विस्काउंट स्ट्रैटफर्ड को डेमिनिस्ट्रेसी संभालेगी। उसे बस पुष्टि करनी है कि वो सहयोग जारी रख सकता है। कपड़े बदलकर वो खिड़की पर खड़ा बैकलैंड की रोशनी देखता है, फिर बिस्तर पर लेटता है और गहरी नींद में चला जाता है। पता नहीं कितनी देर बाद अचानक उसकी आंख खुलती है। उसे एहसास होता है कि 160 बोकलैंड स्ट्रीट में कोई घुस आया है। वो सांस छोड़ते हुए फुसफुसाता है, फिर से शुरू हो पजामास गया। पहने क्लाइन बेड में बैठे हुए थे, बिल्कुल मोशनलेस। उसकी स्पिरिचुअल परसेप्शन में इंट्रूडर के स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स दिखाई दिए। ये मतलब था कि अगर क्लाइन चाहे तो 160 बोकलैंड स्ट्रीट के सब लोगों को बेड से उठाए बिना अपनी मैरियोनेट में बदल सकता था। ऑफ कोर्स, एक डेमीगॉड यानी बिजारो सॉर्सरर के लिए पास के कुछ बिल्डिंग्स तक ये रेंज थी। क्लाइन ने देखा कि आसपास बहुत सारे स्पिरिट बॉडीज हैं। एक उसकी मदद कर रहा था फ्लाई करने में। वो ऑपोजिट बैल्कनी पर लैंड कर चुका था। क्लाइन ने सोचा, ये बियॉन्डर है डेथ पाथवे का या एवनाइट पाथवे का। ये कम से कम सीक्वेंस 6 का होना चाहिए।
ये रिचसन के लिए नहीं, वो डायरेक्टली मेरे बेडरूम की तरफ आ रहा है। इंट्रूडर ने धीरे से अपना राइट हैंड डोर पर नॉक करने के लिए रेस किया। क्लाइन को पक्का लग गया कि इंट्रूडर ने उसको डिटेक्ट कर लिया है। क्लाइन ने बेड से उठकर स्लीपर्स पहने, पजामा स्ट्रेटन किए और रिक्लाइनिंग चेयर में आराम से बैठ गए। प्लीज कम इन, उन्होंने कामली कहा। मास्टर बेडरूम का डोर साइलेंटली खुला, पर कोई कोल्ड विंड इनसाइड नहीं आई। कॉरिडोर में सिर्फ हल्का स्वर्ल हुआ। विजिटर एक मिडिल एज्ड आदमी था, ड्वेन डांटेस के एज और हाइट के बराबर, ब्लैक हेयर और ब्राउन आइज, फेस शार्पली कट, टिपिकल लोएनीज फीचर्स। उसने सिल्क टॉप हैट पहना हुआ था और फेस थिन था। उसका डिमीनर कोल्ड था, पर अनकंफर्टेबल नहीं, बिल्कुल जैसे सबर्बन सिमेट्री का नाइट व्यू। उस वक्त क्लाइन ने देखा कि काउंटलेस स्पिरिट बॉडीज मिडिल एज जेंटलमैन के अराउंड हक कर रही हैं। सराउंडिंग्स डार्क और लेयर्ड लग रहे थे, जैसे एक सीक्रेट वर्ल्ड छुपा हो। क्लाइन का इंट्यूशन बोला, ये डेमीगॉड है। क्लाइन ने सोचा, बैकलैंड वापस आते ही डेमीगॉड कैसे आ गया? ड्वेन डांटेज आइडेंटिटी के अलावा कुछ भी रिवील नहीं हुआ। ये सिचुएशन हेडेक दे रहा है। डेमीगॉड ने 2 स्टेप्स लिए और सडनली राइट हैंड नीचे कर दिया। वेस्ट के साथ एक डीप बाव में बेंड हो गए। एक कोल्ड विंड डोर बंद होते ही फील हुआ। डेमीगॉड ने डीप वॉइस में बोला, इन रिस्पॉन्स टू अ रेवलेशन, आई, पैट्रिक ब्रायन ऑफ द न्यूमिनस एपिस्कोपेट, एम हियर टू मीट योर एक्सीलेंसी। क्लाइन ने अपने फेशियल मसल्स कंट्रोल किए। प्रीवियस गेसेस के साथ उसको समझ में आया कि सिचुएशन क्या है। एवनाइट गॉडेस ने अपना कंट्रोल आर्टिफिशियल डेथ यानी डेथ पाथवे का यूनिकनेस डीपन कर दिया है। शी अब हाई रैंकिंग न्यूमिनस एपिस्कोपेट के मेंबर्स को रेवलेशंस दे सकती है। क्लाइन ने हल्का सा साय किया और हाथ चेस्ट पर रखा, पर और मूवमेंट्स नहीं किए। व्हाट इज गॉड्स रेवलेशन? उन्होंने कामली पूछा। ब्रायन स्लोली अपराइट खड़ा हुआ और बोला, वी सक्सीडेड। गॉड हैज फाइनली अवेकेंड। ही हैज रिक्वेस्टेड मी टू फॉलो योर कमांड्स फ्रॉम दिस डे फॉर्थ। क्लाइन को ये एक्सपेक्टेड था, पर फेस स्लाइटली बर्न कर गया, अनश्योर वेदर टू लाफ या क्राई। ये सिचुएशन क्लाइन को बना रहा था। एवनाइट का ब्लेसिड भी, साथ ही आर्टिफिशियल डेथ का पार्ट टाइम ब्लेसिड भी, साइलेंटली न्यूमिनस एपिस्कोपेट्स के आर्टिफिशियल डेथ फैक्शन को लीड कर रहा। फेट का गिफ्ट या प्राइस, ये क्वेश्चन तुरंत दिमाग में आया। क्लाइन ने इंस्टेंटली पायस टोन में बोलना स्टार्ट किया, एज गॉड्स रेवलेशन कमांड्स, गॉड्स विश इज माई विश। उसने डेमीगॉड को सोफा की तरफ पॉइंट किया, प्लीज हैव अ सीट। ओ, डू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, दैट्स बेसिक पोलाइटनेस, इजंट इट? पैट्रिक ब्रायन सोफा पर बैठ गया और बोला, आई एम लोएनीज। आई वंस डिड बिजनेस इन ईस्ट बालाम एंड नियरली डाइड ड्यू टू डिजीज। न्यूमिनस एपिस्कोपेट मेंबर्स ने रेस्क्यू किया और रिचुअल के दौरान गॉड्स ग्रेस मिला और सर्वाइव किया। फिर सीक्रेटली मैंने अपना फेथ चेंज किया। हमारी फैक्शन हमेशा क्रिटिसाइज होती है। लोग सोचते हैं कि हम सैक्रिलेज कर रहे हैं या नए डेथ क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन सच ये है कि गॉड बस स्लीप में है और हम उसको अवेकन करने के लिए काम कर रहे हैं। क्लाइन ने इंटरनली सोचा, ये जेंटलमैन कोर मेंबर नहीं है, लेकिन डेमीगॉड कैसे हो सकता है अगर कोर मेंबर ना हो? न्यूमिनस एपिस्कोपेट और डेथ के स्ट्रॉन्ग मेंबर्स वेस्ट नहीं करते। क्लाइन ने पूछा, व्हाट अबाउट अदर हाई रैंकिंग मेंबर्स ऑफ योर फैक्शन? ब्रायन ने रिस्पेक्टफुल टोन में जवाब दिया, करंटली टोटल 3 सेंट्स और एक एंजल है। वो ईस्ट बालाम में है, मैं बैकलैंड हैंडल करता हूं। क्लाइन ने समझा कि फैक्शन इंडिपेंडेंट टीम्स में स्प्लिट है और सदर्न कॉन्टिनेंट के एक स्पेसिफिक पर्सन से ही कॉन्टैक्ट है। ओवरऑल इंचार्ज कोई नहीं। ब्रायन की आर्टिफिशियल डेथ नॉलेज अलग है। यह भी मतलब है कि सदर्न कॉन्टिनेंट के लोग ब्रायन की लाइफ या डेथ में इंटरेस्टेड नहीं हैं। यही कंफर्म करता है कि ब्रायन आर्टिफिशियल डेथ प्रोजेक्ट का बाय प्रोडक्ट है। क्लाइन ने अपनी सोच स्टेबलाइज की और पूछा, व्हाट्स योर करंट सीक्वेंस? ब्रायन ने सच बता दिया, आई एम एन अनडाइंग। तो भाई क्लाइन ने पैट्रिक ब्रायन का आंसर सुन के एकदम चिल मोड में सर हिलाया और बोला, विच इनकारनेशन नंबर आर यू एट? हाँ, यहां हम लोग थोड़ा फिलॉसफी में जा रहे हैं, क्योंकि अनडाइंग का रूल सिंपल है, हर 60 साल में मर जाओ फिर रिवाइव हो जाओ। बस मेमोरी थोड़ी ब्लर हो जाती है, फिर स्लोली रिकलेक्ट करनी पड़ती है, मतलब नया लाइफ का बिगिनिंग। पैट्रिक ब्रायन ने पोशन से सीखा हुआ नॉलेज तुरंत समझ लिया और बोला, आई एम नॉट 50 येट, आई हैवंट बीन एन अनडाइंग फॉर मोर देन 10 ईयर्स। क्लाइन का दिमाग चल पड़ा। 30 में बियॉन्डर, 40 से पहले सीक्वेंस 4 डेमीगॉड, मतलब भाई साहब या तो सुपर टैलेंट या ब्लेस्ड। नरेटर का नोट देखो, क्लाइन का डिटेक्टिव मोड फुल ऑन है, ऑलरेडी थियराइज कर रहा है। फिर क्लाइन पूछता है, व्हेन डिड यू स्विच फेथ्स टू आवर लॉर्ड? यहां लॉर्ड मतलब लॉर्ड ऑफ द अंडरवर्ल्ड, थोड़ा डार्क वाइब्स। हाँ, पैट्रिक ब्रायन ने 2-3 सेकंड रिकॉल किया और बोला,
जस्ट आफ्टर माई 30th बर्थडे। क्लाइन इंटरनली सोचता है 30 में मिस्ट्री वर्ल्ड में स्टेप इन और बियॉन्डर बनना, 40 से पहले सीक्वेंस 4 डेमीगॉड। ये या तो सुपर टैलेंट है या ब्लेस्ड की स्पेशल पावर्स का इफेक्ट। रिचुअल के ड्यूरिंग डेथ पाथवे का यूनिकनेस भी इन्फ्लुएंस किया होगा। और हाँ, क्लाइन ने इंटरनली नोट किया पैट्रिक ब्रायन की स्पीड तो नॉर्मल ह्यूमन के लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन यहाँ नो बिग डील क्योंकि भाई ब्लेस्ड है और चीट्स ऑलरेडी हाथ में है। क्लाइन ने पूछा, व्हाट्स योर करंट पब्लिक आइडेंटिटी? पैट्रिक ब्रायन ने प्राउडली बोला, आई एम अ बिजनेसमैन, डू गारमेंट फैक्ट्रीज इन बैकलैंड। सरफेस लेवल में आई बिलीव इन द एवरनाइट गॉडेस और सपोर्टर हूं न्यू पार्टी का। नरेटर का छोटा कमेंट, हाँ भाई, पब्लिक इमेज का फुल ड्रामा, बिजनेसमैन बाय डे, डेमीगॉड बाय नाइट। क्लाइन ने आगे पूछा, हाउ मेनी न्यूमिनस एपिस्कोपेट मेंबर्स अंडर यू, क्या कर रहे हैं? ब्रायन ने कॉन्फिडेंटली बोला, 2 टीम्स, टोटल 12 बियॉन्डर्स, कुछ फैक्ट्री में, कुछ वॉच क्लॉक इंडस्ट्री में, सबके पास फॉर्मल ऑक्यूपेशन, प्रोसलेटाइजिंग स्लो, गोल मेन नहीं है, बिलीवर्स लेस देन 100, मोस्टली क्लूज ढूंढ रहे हैं गॉड के अवेकनिंग रिचुअल के लिए। मैं मेन रिस्पॉन्सिबल हूं फॉर ऑपरेशंस एंड रिचुअल्स। क्लाइन इंटरनली सोचता है, भाई प्राउड हो रहे हो, चलो ठीक है, लेट्स मूव ऑन। फिर क्लाइन स्टर्न फेस में बोला, इन अकॉर्डेंस विद गॉड्स रेवलेशन हीड माई इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम नाउ। पैट्रिक ब्रायन इमीडिएटली स्टैंड हुआ और सॉलम बाव दिया, यस योर एक्सेलेंसी। क्लाइन ने नॉड किया और बोला, फर्स्ट स्टॉप ऑल रिचुअल्स और मटीरियल्स कलेक्ट करना बंद करो। गॉड पार्शली अवेकेंड है, ही रिकवरी स्टेज में है, नॉइस से डिस्टर्ब नहीं करना। नरेटर कमेंट, क्लाइन का लॉजिक सिंपल है, ब्रायन को थोड़ा लीश में रखना, वरना डेथ पाथवे का यूनिकनेस एक्सीडेंटली अवेकन हो जाएगा और गॉडेस का कंट्रोल वीक हो जाएगा। पैट्रिक ब्रायन ने जीरो डाउट दिखाया, हाँ भाई, डेथ अवेकन हो चुका और अवेकनिंग रिचुअल्स बस डिस्टर्बेंस है। फिर अनडाइंग ने पूछा, योर एक्सेलेंसी, नेक्स्ट स्टेप क्या है? क्लाइन ने स्माइल दिया और बोला, कंटिन्यू सर्चिंग क्लूज गॉड लेफ्ट, और हाँ, प्रमोट रीडिंग अमंग सबॉर्डिनेट्स और लोकल लोग में, गारमेंट फैक्ट्री में हो या एल्सवेयर, नाइट स्कूल्स, लर्निंग क्लासेस, लेट इग्नोरेंस एंड सैवेजरी कम हो। नरेटर का नोट, भाई साहब, क्लाइन ने सडनली टीचर मोड ऑन कर दिया, थोड़ा पायस, थोड़ा बॉसी। क्लाइन ने हाथ चेस्ट पर रखा और प्रीच किया, गॉड सेड, अंडरस्टैंडिंग बिलीफ इज नेसेसरी टू बिलीव, स्ट्रेंथन बॉडी, आर्म, ब्रेन, किंगडम विदाउट इग्नोरेंस एंड सैवेजरी। पैट्रिक ब्रायन फुल्ली नॉड कर रहा था, हाँ समझ गया, ये ब्लेस्ड का ऑरा काम कर रहा है। क्लाइन ने रूल्स सेट किए, 1. साउदर्न कॉन्टिनेंट ऑर्डर्स पहले क्लाइन को दिखाए जाएं, बिना परमिशन के प्राइवेट काम मत करो। 2. अनलेस कन्वीन्ड बाय क्लाइन, ब्रायन को डायरेक्टली कांटेक्ट मत करना, कम्युनिकेशंस मैसेंजर्स से ही होंगे। नरेटर साइड कमेंट, हाँ भाई, क्लाइन का स्ट्रैटेजी क्लियर है, कोई भी एंजल्स या सेंट्स एक्सीडेंटली डिस्टर्ब ना हो। पैट्रिक ब्रायन ने ओबीडियंटली नॉट किया, यस योर एक्सेलेंसी। फिर क्लाइन ने कैजुअल साइड में बोला, माई मैसेंजर समनिंग इनकैंटेशन हिज, बोला लॉन्ग स्पेल, गोल्ड कॉइन फॉर ट्रांजैक्शंस। नरेटर, हाँ भाई, ट्रांजैक्शंस में थोड़ा ड्रामा और थोड़ा दांटेज गर्मिन स्पैरो का लिंक रिवील। पैट्रिक ब्रायन ने रिपीट किया, कंफ्यूज होके एनलाइटन स्टेट में बोला, योर एक्सेलेंसी, डेथ कंसोल। क्लाइन ने इंटरनली साई किया और स्माइल किया, आई एम नॉट हिम, ही इज माई टीचर। ब्रायन फुल्ली समझ गया और मेंटली नॉट किया। क्लाइन ने पूछा, अदर फैक्शंस ऑफ न्यूमिनस एपिस्कोपेट के बारे में क्या जानते हो? ब्रायन एक्सप्लेन्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट रॉयल फैमिली फैक्शन, गॉड्स डिसेंडेंट्स एज कोर, लीडर सिया पलन के एगर्स, एंजल या गॉड्स रेलिक होल्डर। रॉयल फैमिली फैक्शन, 5 other saint apostles, mix of true demigods and sealed artifacts users. Other factions weaker, repose faction, underworld faction, together 3 powerful beyonders equivalent to saint apostles. क्लाइन ने साइलेंट नॉट दिया, बस आज के लिए इतना, फ्यूचर में कुछ हो तो कॉन्टैक्ट मी। यस योर एक्सेलेंसी। पैट्रिक ब्रायन स्टूड, बाउड एंड रूम से साइलेंट एग्जिट किया। और हाँ, नरेटर नोट, पेल वाइट लाइट और डार्क ग्रीन टिंच का सीन और कैरेजेस में ट्रांसपेरेंट फिगर्स फॉर्मल ड्रेस में, पूरा मैजिकल सीक्रेट फील, जैसे कोई ओल्ड मूवी का सीन। क्लाइन ने विंडो के कर्टन्स ड्रॉ किए, स्ट्रीट में देखा और इंटरनली बोला, ऑल्दो रेवलेशन पैट्रिक ब्रायन रिसीव्ड फ्रॉम गॉडेस, आई हैव अ फीलिंग कुछ डार्क और सिनिस्टर होने वाला है इन बैकलैंड और द वर्ल्ड। कब वेव्स क्रिएट होगा पता नहीं। और तुरंत ही क्लाइन ने डेमोनिस्ट ऋषि से कंफर्म कर लिया।